हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मीना। वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि एमएलटी स्टूडेंट के लिए हिस्टोपैथोलॉजी जो है एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, तो उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाऊंगी कि हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी है जो दो टर्म से मिलकर बनी हुई है। एक होती है हिस्टो, दूसरा यहाँ पे अपने पास में पैथोलॉजी। हिस्टो का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या होता है, टिश्यूज होता है। एंड पैथोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ डिजीज, यानी किसी भी डिजीज की स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि पैथोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन टॉप मोस्ट जो ब्रांच होती है वो होती है हिस्टोपैथोलॉजी होती है। साइटोपैथोलॉजी होती है, अपने पास में टॉप्सी होती है, हेमाटोलॉजी है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती है। पर आज जो अपन बात करने वाले हैं वो सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी की डेफिनेशन समझेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज इन ए टिश्यू सेक्शन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी टिश्यू सेक्शन के अंदर अपन स्टडी कर रहे हैं, टिश्यू सेक्शन के अंदर किसी भी डिजीज़ को फाइंड आउट करना चाहती है। टिश्यू सेक्शन है, इस टिश्यू सेक्शन के अंदर अपन क्या करना चाहते हैं, किसी भी डिजीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसी की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, अब किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, किसी टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब क्या था अपने पास में, हिस्टो। तो किसी भी डिजीज टिश्यू की अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी टिश्यू है, ठीक है, किसी भी टिश्यू का अपन डायग्नोसिस करते हैं तो वो एग्जामिनर के डेस्क में पहुंचने से पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन उसके करने होते हैं। उसके बाद में लास्ट में वो क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसके डेस्क में पहुंचता है, जहाँ पे वो क्या करता है, उसको माइक्रोस्कोपिकली चेक करता है कि इस टिश्यू के अंदर क्या हुआ, यानी इसमें कैंसरस सेल्स डेवलप हुई है या फिर ट्यूमर बना है, जो कुछ भी है, तो वो एग्जामिनर वहाँ पे उसको चेक करता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये बात थी बेसिक हिस्टोपैथोलॉजी की डेफिनेशन की। तो हिस्टोपैथोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर बार बार ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बार बार ही आएगी। तो एडिमा का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। कि इंटरस्टिशियल स्पेस होता है बॉडी के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसको अपन एडिमा बोलते हैं। देन कंजेशन का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एन ऑर्गन, यानी किसी भी ऑर्गन के अंदर, यानी कोई ऑर्गन है उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाना। नेक्स्ट अपने पास में हेमरेज। हेमरेज का मतलब वैसे आपको पता होगा, फिर भी ब्लीडिंग ड्यू टू द रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी किसी भी ब्लड वेसल्स के रैप्चर होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लीडिंग इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे उसको अपन हेमरेज बोलते हैं। हीलिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हीलिंग बार बार टर्म पैथो में यूज़ आती है। तो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी लॉस्ट टिश्यू क्या करता है, अपने आप को रिप्लेस कर लेता है। किसकी हेल्प से, बाय फाइब्रोसिस टिश्यू की हेल्प से वो क्या करता है, अपने आप को रिप्लेस कर लेता है। लेजेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू या कोई भी सेल, ठीक है, उसमें क्या हुआ, किसी भी इंजरी या फिर किसी भी डिजीज़ के बाद में कोई भी चेंजेस आना, यानी कोई टिश्यू था या कोई सेल था जिसके अंदर क्या हुआ, कोई डिजीज़ हुई या फिर उसमें कोई इंजरी, उसके बाद में उसमें जो चेंजेस आए उसको अपन लेजेंस बोलते हैं। नेक्रोसिस का मतलब पता होना चाहिए कि डेथ ऑफ सेल्स, किसी भी सेल्स की डेथ हो जाना। न्यूप्लास्ट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, यानी कोई भी ट्यूमर सेल्स के ग्रोथ होना। नोडल्स का मतलब होता है कि जो लेजेंस है उसका साइज बड़ा हो जाना, उसके साइज कितना हो जाना, 1.5 से ज़्यादा उसकी साइज हो जाना, उसको अपन नोडल्स बोलते हैं। पैथोजेनस का मतलब होता है कि प्रोसेस बाय विच द इटियोलॉजिकल एजेंट्स लीड टू डिजीज फॉर्मेशन। पैथोजेनस का मतलब होता है कोई भी इटियोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, किसी भी डिजीज को कोज करते हैं, उस कंप्लीट प्रोसेस को अपन पैथोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में प्लैग होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि राइस या फ्लैट टैप्ड लेजन होता है, जिसकी साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास में आता है प्रोग्नोसिस, जिसका मतलब होता है कि रिजल्ट आउटकम ऑफ ए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो आपने किसी भी डिजीज का जो ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट आपके पास में है, यानी क्या आउटकम आपके पास में आया है। देन अल्सर, अल्सर का मतलब होता है न्यूट्रिशन ऑफ द एपिडर्मिस एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द डर्मिस, यानी डर्मिस और एपिडर्मिस के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दी, जो जनरली जो बेसिक वर्ड्स थे जो पैथोलॉजी में काम आते हैं।
अब जब हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हो। तो फर्स्ट अपने पास में आता है कि जो जैसे एमएलटी के अकॉर्डिंग अपन ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एमएलटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो एमएलटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेटरी में टेक्नीशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, कि टेक्नीशियन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लैब के अंदर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस अपने पास में आता है फिक्सेशन एंड फिक्सिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिकैल्सिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू, यानी जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ट टिश्यूज़ होती है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उनको कैसे अपन उनको डिकैल्सिफाई करेंगे, फिर उनके सेक्शन काटेंगे, उसके बारे में कंप्लीट लेक्चर डिस्कस करेंगे। टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। टिश्यू प्रोसेसिंग दो टाइप की होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेशन जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है। सेक्शन कटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कि नेक्स्ट अपने पास में होगा स्टेनिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर मेथड, कौन कौन सी स्टेनिंग हिस्टोपैथोलॉजी में की जाती है, जैसे H&E स्टेनिंग होती है जो कॉमन स्टेनिंग है। देन उसके बाद में स्पेशल स्टेन होती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो हर एक मतलब कैंसर सेल्स के लिए करी जाती है, जैसे कि यहाँ पे VN है, ठीक है, जिम्सा है, बहुत तरह की स्पेशल स्टेन्स होती है, उन सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको इन सब टॉपिक्स को स्टडी करना है, बट ये एक एक टॉपिक बहुत ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको अपन सिंगल एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लेबोरेटरी के अंदर। तो टेक्नोलॉजिस्ट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन का काम करना होता है इनको, एंड स्पेसिमेन लैबलिंग का काम होता है, लोगिंग का काम होता है, आइडेंटिफिकेशन का काम होता है। देन प्रिपरेशन करनी होती है उसको स्पेसिमेन की, किसके लिए, क्रोसिंग के लिए या फिर माइक्रोस्कोपी के लिए। माइक्रोस्कोपी का मतलब स्टेनिंग वगैरह कंप्लीट प्रोसेस होगा, और क्रोसिंग का मतलब यहाँ पे कि टिश्यू को कैसे कट किया जाएगा। रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना होता है एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को। ये तो बेसिक थे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि जब भी कोई भी स्पेसिमेन लेबोरेटरी के अंदर आता है, ठीक है, किसी भी लेबोरेटरी में कोई भी स्पेसिमेन आता है तो उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाता है कि वो लेबल्ड है या नहीं है, ठीक है। लेबल का मतलब है उस पर उसका नाम मेंशन है, उसकी एज, कौन से हॉस्पिटल से वो, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और ये भी चेक किया जाता है कि जो उसका जो रिक्वेशन फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी बेसिक डिटेल चेक करना एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये चेक करना होता है कि जो स्पेसिमेन आया है, ठीक है, उसका प्रॉपर फिक्सेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉपर फिक्सेशन अगर नहीं है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वैसे फिक्सेटिव अपन पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, बट फिर भी एक जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है चेक करना है कि जो स्पेसिमेन अपने पास में आया है वो कंप्लीट फिक्सेशन है या नहीं है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फिक्सेटिव कितना होना चाहिए, स्पेसिमेन से कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी स्पेसिमेन है उससे उसका ज़्यादा होना चाहिए, 15 से लेकर 20 टाइम्स मोर देन होना चाहिए। नहीं, स्पेसिमेन अगर इतनी साइज़ का है, ठीक है, इस साइज़ का, तो इसका आप कर लीजिए 15 से 20 टाइम जो है फिक्सेटिव अपने को यूज़ करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है आपको कि फिक्सेशन किस टाइप से होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर है। तो एक जो कंटेनर है वो क्या है, प्रॉपर फिक्सेशन। एक कंटेनर है जो विदाउट प्रॉपर फिक्सेशन है, एक है जो प्रॉपर फिक्सेशन के साथ में अपने पास में। तो पहले अपन देखेंगे जिसमें विदाउट प्रॉपर फिक्सेशन है। तो कंटेनर में क्या है, टिश्यू रखा हुआ है। ये जो है येलोइश रेडिश जो मैंने मेंशन करके वो टिश्यू बना रखा है मैंने, ठीक है, ठीक है, ये टिश्यू है। तो ये जो टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, डिपेंडेंसी कि वो कितना बड़ा स्पेसिमेन अपने पास में आया है, तो उसको कट करना पड़ता है बाद में। तो अभी टिश्यू के फॉर्म में ही अपन इसको समझेंगे। तो ये टिश्यू, इसका प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर फिक्सेशन नहीं है और यहाँ पे उसका कंप्लीट फिक्सेशन है। प्रॉपर फिक्सेशन नहीं होने पे क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, देखो ये जो टिश्यू है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटामिनेशन होना शुरू हो जाएगा ठीक है। कंटामिनेशन की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ होगी। बैक्टीरिया ग्रोथ होगी तो ये जो टिश्यू है उसको वो जो टिश्यू है क्या होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा, ठीक है, उसमें डिटोरिएशन होने लग जाता है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा होता है कि यहाँ पे ऑटोलाइसिस शुरू हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस अपन देखेंगे जब फिक्सेटिव पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो एक तो है पिट्रिफिकेशन होने लग जाता है। पिट्रिफिकेशन का मतलब होता है बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाना। दूसरा होता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है कि ये जो टिश्यू है ये ऑटोमेटिक क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पे एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे कैप है वैसे, ठीक है, इसे कंटेनर क्लोज होता है
बट फिर भी इस वाले स्पेस में जेन्युइन सी बात है, अपन जानते हैं तो क्या होता है कि एयर प्रेजेंट होती है, तो उस एयर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंटामिनेशन शुरू हो जाता है, इसलिए प्रॉपर फिक्सेशन नहीं होने का ये डिसएडवांटेजेस होता है। दूसरी चीज़ जो अपने पास में थी कि प्रॉपर फिक्सेशन होना ज़रूरी है, तो प्रॉपर फिक्सेशन का फ़ायदा अपन को ये कि ये जो टिश्यू है वो वेल्ड क्या है, वेल्ड अच्छे से फिक्सेशन हो रखा है उसका, तो उससे क्या होगा कि इसमें कंटामिनेशन नहीं होगा। देन जब ये दोनों चीज़ चेक करने के बाद में यहाँ पे इस साइड में स्लिप होती है इन कंटेनर्स के ऊपर, वहाँ पे पेशेंट का नाम, ठीक है, उसकी एज, उस कौन से हॉस्पिटल से आया है वो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जेंडर क्या है, और उसका एजिग्नेशन नंबर, इसके बारे में देखेंगे कि कौन से नंबर होता है। अब देन क्या होता है कि जैसे ये सब चेक करने के बाद में कंप्लीट एंट्री करनी होती है अपन को, जो उनका बायोप्सी रजिस्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर कंप्लीट एंट्री करने के बाद में एक पैथोलॉजिकल नंबर दिया जाता है हर एक स्पेसिमेन को। हर एक स्पेसिमेन को क्या करा जाता है, एक पैथोलॉजिकल नंबर दिया जाता है, उसी पैथोलॉजिकल नंबर को अपन क्या बोलते हैं, एजिग्नेशन नंबर बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उस नंबर को अपन उसको ये नंबर बोला जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि दिस नंबर केयरफुली ऑन द रिक्वेशन फॉर्म एज वेल एज अ कंटेनर, इस नंबर को अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में रिक्वेस्ट फॉर्म आता है उसमें फिल करना होगा, साथ में यहाँ पे फिल करना, यहाँ पे भी उसको मेंशन करना होगा। इससे क्या होता है कि वो स्पेसिमेन अगर फर्दर कहीं पे भी जाता है, किसी भी अदर स्टेट में कहीं पे भी जाता है, तो वो उस नंबर से रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है, इस नंबर से उसको रिकग्नाइज किया जाता है कि इस पेशेंट का जो ऑर्गन है, जो कुछ भी टिश्यू वो वहाँ से निकाला गया था, उसको पैथोलॉजिकल नंबर ये दिया था। क्यों पैथोलॉजिकल नंबर एक ही बार दिया जाता है, वो बार बार नंबर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर कोई भी स्पेसिमेन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेसिमेन है, तो पैथोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करके उसके स्मॉल पीसेस करने होंगे। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको बता रखा था कि छोटे छोटे ही टिश्यूज थे, बट ये बहुत बड़ा ऑर्गन आया, ठीक है, कंप्लीट हार्ट आया और वो बहुत ज़्यादा कंटेनर में आ नहीं पा रहा, तो उसके स्मॉल पीसेस करना होता है, ठीक है। स्मॉल पीसेस करने के बाद में उसको प्रॉपर फिक्सेशन अपन को करना होता है, ठीक है, उससे पहले कि वो जब से उसमें डिटोरेशन स्टार्ट ना हो उससे पहले। जिस सॉल्यूशन में फिक्स किया जाता है तो उस सॉल्यूशन को अपन फॉर्मेलिन बोलते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल में लेक्चर समझेंगे, फॉर्मेलिन क्या होता है, कैसे बनता है, कितना क्या क्या होता है। तो जिस सॉल्यूशन में फिक्स किया जाता है, अभी जो 2 कंटेनर मैंने बना रखे थे जिसमें जो सॉल्यूशन फिक्स था वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन था, तो जो फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है वो 10% फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और 100% जो होता है उसके बारे में देखेंगे, 100% क्या होता है, 10% क्या होता है, ये इसका एक कंप्लीट मैं आपको अलग से समझाऊंगी डिटेल में, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 10% फॉर्मेलिन के अंदर स्पेसिमेन को फिक्स किया जाता है, जो जनरली 60 डिग्री टेम्परेचर पे या उससे कम में भी टेम्परेचर पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो 2 आवर्स तक उसको स्टोर करके रह सकता है। इसका जो जो अमाउंट है या जो भी चीज़ें वो डिपेंड करती है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए अपन को रखना है, तो ये मैं आपको अलग से कंप्लीट समझाऊंगी। बस आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि 10% फॉर्मेलिन के अंदर स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि स्लाइड शुड बी रिलीज फॉर द रिकॉर्डिंग आफ्टर कंसल्टेशन विद द पैथोलॉजिस्ट। कोई भी स्लाइड को तब तक रखा जाता है जब तक कि वो जो भी पैथोलॉजिस्ट है उसको कम्प्लीटली उसको उसको कंसल्टेशन नहीं कर ले, इसको चेक नहीं कर ले, तब तक कोई भी स्लाइड को डिस्कार्ड नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में होता है कि स्पेसिमेन शुड बी केप्ट इन द मार्क्ड कंटेनर एंड डिस्कार्डेड आफ्टर चेकिंग विद द पैथोलॉजिस्ट। कोई भी कंटेनर है में कोई भी स्पेसिमेन है, जब तक पैथोलॉजिस्ट को चेक नहीं कर लेता तब तक आप कोई भी स्पेसिमेन या कोई भी सैंपल को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लॉक्स। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी ब्लॉक्स क्या होता है, तो अभी सिर्फ आप ब्लॉक्स नाम याद रखिए। तो ब्लॉक्स क्या होता है कि जैसे कोई भी स्लाइड ब्लॉक से अपन क्या करेंगे, टिश्यू सेक्शन कट करेंगे, कट करने के बाद में उसको स्लाइड में रखेंगे। तो ये तो छोटा पार्ट था, बट ब्लॉक्स को हमेशा प्रिजर्व करके रखा जाता है लाइफ लॉन्ग के लिए, ठीक है, कि कभी किसी भी जो है पेशेंट को अगर दोबारा से अपना इन्वेस्टिगेशन करवाना हो तो इन ब्लॉक्स की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन उसका दोबारा से हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है उसमें किस किस टाइप के जो है मटेरियल अपने पास में आते हैं। तो देखो, अगर अपन ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें, यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें तो कोई भी जो टिश्यू है तो वो 2 टाइप्स अपने पास में आएगा। एक तो उस पेशेंट की सर्जरी हो सकती है, ठीक है, कोई भी पेशेंट उसकी सर्जरी हो रही है, या दूसरा उस पेशेंट की डेथ हो चुकी है, तो एटॉप्सी के बाद में ही क्या होगा, हिस्टोपैथोलॉजी में जो है टिश्यू पहुँचेंगे। 2 है, ठीक है, एक तो सर्जरी के दौरान और दूसरा उसकी डेथ के बाद में जो टिश्यूज होंगे कि उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि पेशेंट की डेथ किस वजह से हुई थी, तो एटॉप्सी के बाद में हिस्टोपैथोलॉजी में जो है टिश्यूज पहुंचेंगे। तो फर्स्ट बात करेंगे एज अ बायोप्सी। बायोप्सी के थ्रू क्या होता है, बायोप्सी का मतलब आपको मैं समझाऊंगी कि बायोप्सी का मतलब किसी भी चीज़ को निकाल लेना, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट या फिर पूरा, उसको अपन बायोप्सी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो मैं उस चीज़ को, तो बायोप्सी एज ए बायोप्सी की फॉर्म की बात करें तो अगर स्मॉल पीस को निकाला जा रहा है, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ लेजन या ट्यूमर को अगर अपन निकाल रहे हैं
ठीक है, विच सेंड फॉर द डायग्नोसिस बिफोर द फाइनल रिमूवल ऑफ लेजन और ट्यूमर। यानी कंप्लीटली ट्यूमर और लेजन को अभी नहीं निकाला है, यानी ये एक ट्यूमर है, ठीक है, मुझे इसको कंप्लीट निकालना है, मुझे लग रहा है कि नेसेसिटी है तो मैं इसको कंप्लीटली इस ट्यूमर को निकालूंगी। अगर मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी नेसेसिटी नहीं है इतनी तो मैं नहीं निकालूंगी। उसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, स्मॉल पीस यानी इतना सा पीस निकाल के इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं भेजूंगी। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, उस चीज़ को बोलते हैं अपन इंसेशनल बायोप्सी के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल पीस को अगर निकाल के अपन इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं उसको इंसेशनल बायोप्सी बोला जाता है। सेम क्या है कि इफ द होल ऑफ द ट्यूमर और लेजन इज सेंड फॉर द एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस बाय द पैथोलॉजिस्ट इज कॉल्ड द एक्सेशनल बायोप्सी। इस कंप्लीट टिश्यू को अगर मैंने निकाल के भेजा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट टिश्यू को निकाल के मैंने एग्जामिनेशन के लिए भेजा है तो उसको अपन एक्सेशनल बायोप्सी के नाम से जानते हैं। तो बायोप्सी अपने पास में दो टाइप की होती है, एक होती है इंसेशनल बायोप्सी, एक होती है अपने पास में एक्सेशनल बायोप्सी। नेक्स्ट एक और होता है कि टिश्यू फ्रॉम द ऑटोप्सी आर सेंट फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज एंड इट्स कोजेस। यानी किसी भी पर्सन की डेथ हुई थी, ठीक है, वो किस वजह से हुई थी उसकी स्टडी करेंगे अपन ऑटोप्सी से आए हुए सैंपल से, ठीक है, और उसका कोज जानेंगे कि उस पेशेंट की डेथ किस वजह से हुई थी। ये इसलिए किया जाता है सारा क्योंकि अगर अपन को फर्दर कोई भी मेडिसिन बनानी होती है तो वो इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे क्या करते हैं, अपन मेडिसिन बनाते हैं। नेक्स्ट अपने पास में होता है कि टाइप ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन, कि हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसी की जाती है, कितने टाइप की होती है हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर। तो स्पेसिमेन अपने पास में होता है, वो तीन तरीके से अपने पास में स्पेसिमेंस आ सकते हैं। एक होता है कंप्लीट होल माउंट करना, प्रिपरेशन का मतलब कि कंप्लीट स्पेसिमेन को ही प्रिजर्व कर देना, ठीक है, होल माउंट होता है। सेक्शंस माउंट किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि मैं क्या करूँगी, छोटा सा टिश्यू काटूंगी, उसके सेक्शंस बनाऊंगी और उनको एग्जामिनेशन करूँगी। थर्ड होता है अपने पास में स्मेयर, क्योंकि देखो कोई ऑर्गन है उसको काट के आप कर सकते हो, लेकिन स्मेयर में क्या करना होता है, कोई भी ब्लड है, अब ब्लड को तो अपन काट नहीं सकते ना, ब्लड हो गया, कोई पस हो गई है, उसको अपन काट नहीं सकते, तो उसकी स्मेयर बना के फिक्स करके अपन एग्जामिनेशन करते हैं। तो तीन तरीके से माउंटिंग की जाती है। होल माउंट में क्या होता है कि कोई भी एंटायर एनिमल को क्या कर दिया जाता है, एंटायर एनिमल को फिक्स कर दिया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि फंगस है, पैरासाइट है या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है, उनको अपन फिक्स कर देते कंप्लीटली। ये क्या करा मैंने, जैसे आप लोगों ने 12th में एग्जामिनेशन किया होगा कि एक स्लाइड होती है, वहाँ पे कोई भी स्पेसिमेन को रख देते हैं, कवर स्लिप प्लेस कर देते हैं, ठीक है, स्टेनिंग करने के बाद में, और इसको कंप्लीट माउंट करके रख देते हैं। तो वही यहाँ पे किया जाता है होल माउंट के अंदर। तो इनकी जो साइज़ होती है वो 0.2 से लेकर 0.5 mm की ही जनरली इनकी साइज़ वाले स्पेसिमेन को ही ऐसा किया जाता है, होल माउंट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट ही सिर्फ सेक्शन ही होता है। क्या होता है इसमें, मेजोरिटी ऑफ द प्रिपरेशन इन द हिस्टोलॉजी आर द सेशन की प्रिपरेशन की करते हैं, जिसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, यहाँ पे एक टिश्यू था जिसका स्मॉल पार्ट मैंने कट किया था, ठीक है, स्मॉल पार्ट को कट करने के बाद में इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करा जाता है, स्मॉल पार्ट को कट करने के बाद में इसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक बनाने के बाद में इन ब्लॉक से क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे सेशन को कट करते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सेशन को कट करते हैं। उस छोटे छोटे सेशन को कट करने के बाद में ये समझ लीजिए छोटे छोटे सेशन को मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर इनका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इनका जो साइज़ होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 3 to 5 mm इनकी साइज़ होती है, ठीक है, या फिर 5 माइक्रोम्स आप कह सकते हो, जो कि माइक्रोटोम में काटते हैं। अब माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपन कंप्लीट लेक्चर समझेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से सेक्शन काटे जाते हैं। सेम काटने के बाद में इनको भी क्या करा जाता है, प्रिजर्वेशन कर दिया जाता है और इनको परमानेंटली प्रिजर्व कर दिया जाता है DPX के थ्रू। DPX एक माउंटिंग एजेंट होता है, ठीक है, परमानेंटली इनको स्टेन करने के बाद में परमानेंटली प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो मेजोरिटी अपन इस टाइप से सेक्शन ही बनाते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी में क्या है, टिश्यूज़ आते हैं, टिश्यूज़ का सेक्शन ही बना सकते हो। थर्ड अपने पास में बनती है स्मेयर्स। देखो स्मेयर्स जो बनानी होती है वो ब्लड से, बोन मेरो होता है, या फिर कोई भी एनी फ्लूइड, जैसे प्लूरल है, एसाइटिक फ्लूइड है, जो कोई भी फ्लूइड अपने पास में आता है उसकी स्मेयर बनाता है। स्मेयर बनाने की टेक्निक आपको पता ही है कि ये स्लाइड लेंगे, ठीक है, ड्रॉप रखेंगे यहाँ पर जो भी फ्लूइड है, उसके रखने के बाद में दूसरी स्लाइड लेंगे अपन, जिसको अपन स्पाइडर बोलते हैं। इससे अपन क्या करेंगे, स्मेयर बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे जो मैंने बना रखे, तो एक तरीके की स्मेयर बन जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर अपन एग्जामिनेशन करेंगे। सेम इसको भी क्या करेंगे, स्ट्रेन करके। एग्जामिनेशन करने से पहले जैसे आप स्मेयर बनाते हो, स्मेयर को हमेशा अल्कोहल के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। क्यों करा जाता है, क्योंकि उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है,
क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि टिश्यू को अपन बाहर रख देंगे तो क्या होगा, उसमें डिटोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, स्मेयर के अंदर भी उसका डिटोरेशन शुरू हो जाता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए अपन सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अल्कोहल में फिक्स कर देते हैं। देन उसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद में उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि जो भी वजाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, सर्वाइकल फ्लूइड होते हैं, निपल डिस्चार्ज होते हैं, उन सब चीज़ों का जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। साइटोलॉजी को अपन कंप्लीट अलग से स्टडी करेंगे। पहले हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे, फिर साइटोपैथोलॉजी पढ़ेंगे, देन लास्ट में एटॉप्सी पढ़ेंगे और लास्ट के एंड में अपन म्यूजियम टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो मेरा आज का सिर्फ टॉपिक था वो हिस्टोपैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में था। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इसके रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप जाके हमारे पेज को लाइक कर सकते हो। एंड इसके आगे फर्दर लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे।